यूपीएससी भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हम आज पेपर 5 सामान्य अध्ययन 4 एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र पर बात करेंगे। आज हम पहले चैप्टर में नीति शास्त्र की अवधारणा पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एथिक्स क्या है। एथिक्स अंग्रेजी का शब्द है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथिका से हुई है। एथिका का अर्थ है रीति, प्रचलन या आदत। नीति शास्त्र रीति, प्रचलन या आदत का व्यवस्थित अध्ययन है। प्रचलन, रीति या आदत मनुष्य के वे कर्म हैं जिनका उसे अभ्यास हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये मनुष्य के अभ्यासजन्य आचरण हैं। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं आचरण कहलाती हैं, अर्थात आचरण वे कर्म हैं जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है। नीति शास्त्र इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं या आचरण का समग्र अध्ययन है। इसकी विषय वस्तु आचरण है, अतः इसे आचरण शास्त्र भी कहा जाता है। आचरण का अध्ययन 2 तरीकों से किया जा सकता है। प्रथम, मनुष्य का आचरण कैसा होता है, और दूसरा, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। इसके अध्ययन के लिए हमें एक शास्त्र की आवश्यकता होती है। वे कर्म जिन्हें हम अच्छा या बुरा मानते आए हैं, वास्तव में उसकी कसौटी क्या है और वे कहाँ तक ठीक है। वह शास्त्र जिनमें इन पर विचार किया जाता है नीति शास्त्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य है मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों की परीक्षा करके उन्हें नैतिक, अनैतिक या उचित अनुचित की संज्ञा देना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः यह अनिवार्य है कि उसके चरित्र एवं संकल्प नैतिक मानदंडों के अनुकूल हों, ताकि उसे जीवन के परम लक्ष्य सत तथा शुभ की प्राप्ति हो सके। नीति शास्त्र इसी परम लक्ष्य अर्थात सर्वोच्च आदर्श का अध्ययन करता है। वस्तुतः नीति शास्त्र मानक नियमों एवं आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण तथा व्यवहार के नियमन, मार्गदर्शन तथा मूल्यांकन करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज का अधिकतम कल्याण करना है। व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर करता है। व्यक्ति के अनुकूल ही व्यक्ति का आचरण होता है। चरित्र मनुष्य के संकल्प करने का अभ्यास है। चूँकि नीति शास्त्र शुभ आचरण का अध्ययन करता है, अतः इसे चरित्र विज्ञान की संज्ञा भी दी जा सकती है। अब हम जानेंगे नीति शास्त्र की परिभाषा। यह मानवीय प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन करता है। अधिक सैद्धांतिक स्तर पर देखें तो यह वह पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने मूल्यों को वर्गीकृत करते हैं और उनका अनुपालन करते हैं। निःसंदेह यह एक तथ्य है कि मनुष्य में सही व गलत व्यवहार में फर्क करने की एक त्वरित जागरूकता होती है। नैतिक दर्शन शास्त्र के केवल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण नहीं करता, बल्कि यह उन तथ्यों की तात्पर्यता प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, उसे बौद्धिक स्तर पर स्वीकार या खारिज करता है, उसके प्रभावों को समझता है, उसके व्यवहारिक परिणामों को देखता है, और सबसे प्रमुख यह कि वह उसके अंतिम उद्देश्यों तक पहुंचता है। इस प्रकार नीति शास्त्र को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि चरम प्रसन्नता प्राप्ति के साधन के रूप में औचित्य या अनौचित्य के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन ही नीति शास्त्र है। इस प्रकार नीति शास्त्र मानवीय व्यवहार के उस भाग की अच्छाई या बुराई का चिंतनशील अध्ययन है जिसकी कुछ व्यक्तिगत जवाबदेही है। एथिक्स के निम्नलिखित दुविधाओं को शामिल किया जा सकता है।
इनमें प्रमुख हैं: पहला, अच्छा जीवन कैसा जिया जाए। दूसरा, हमारे अधिकार एवं जवाबदेहियाँ। तीसरा, सही और गलत की भाषा। चौथा, नैतिक निर्णयन क्या है और क्या गलत है। सच यह है कि नैतिक शास्त्र या नीति शास्त्र को परिभाषित करना आसान नहीं है। कई लोग नीति शास्त्र की तुलना अपनी भावना से किया करते हैं, परंतु नीतिपरक होने का स्पष्ट मतलब किसी की भावना का अनुसरण करना नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी भावना का अनुसरण करते हुए जरूरी नहीं है जो सही है वही करे। वास्तविकता यह है कि भावना नीति शास्त्र से भटक सकती है। नीति शास्त्र की पहचान धर्म के आधार पर करना भी उचित नहीं है। बेशक अधिकांश धर्म नीति शास्त्रीय मानकों की वकालत करते हैं, फिर भी इसे यदि धर्मशास्त्र तक सीमित रखा जाए तब यह केवल धार्मिक लोगों पर ही लागू होगा। नीति शास्त्र जितना निरश्वरों के व्यवहार पर लागू होता है उतना ही संतों के व्यवहार पर भी लागू होता है। नीतिपरक होना कानून का अनुसरण करने जैसा भी नहीं है। कानून में कई नीतिपरक मानक शामिल होते हैं जिनका अधिकांश लोग पालन करते हैं, पर कानून का भावना की तरह ही नीति शास्त्र से विचलन हो सकता है। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 अर्थात 1861 से पहले का दास कानून, दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद कानून, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के कई कानून ऐसे कानूनों के उदाहरण हैं जिनका नीति शास्त्र से विचलन था। नीति शास्त्र वह भी नहीं है जो समाज स्वीकार करे। किसी भी समाज में अधिकांश लोग उन मानकों को स्वीकार करते हैं जो नीति शास्त्रीय है, पर समाज में मानव के व्यवहार के मानकों का उन तत्वों से विचलन हो सकता है जो नीति शास्त्रीय है। पूरा समाज नीति शास्त्रीय भ्रष्ट हो सकता है। नाजी जर्मनी नैतिक रूप से भ्रष्ट समाज का अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा वह सभी जो समाज को स्वीकार्य है फिर भी वह नीति शास्त्रीय है। क्या वह नीति शास्त्रीय है? ऐसा जवाब जरूर मन में उठता है। इसका जवाब खोजने के लिए पता करना होगा कि समाज को क्या स्वीकार्य है और समाज को क्या स्वीकार्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर गर्भपात के बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए, इसके लिए हमें भारतीय समाज का सर्वेक्षण करना होगा। तब मुझे अपनी सोच जो भी समाज स्वीकार करता है उसके अनुरूप रखनी होगी। लेकिन कोई भी नीति शास्त्रीय मुद्दे के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण करने का प्रयास नहीं करता। यह भी कई मुद्दों पर मतैक्य के अभाव में यह कहना असंभव हो जाएगा कि जो भी समाज स्वीकार करे उससे नीति शास्त्र से तुलना किया जाए। कुछ लोग गर्भपात का समर्थन करते हैं पर कई नहीं करते। यदि जो भी समाज यह स्वीकार करे वह नीति शास्त्र है तो फिर कई मुद्दों पर आम राय होना आवश्यक है जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर फिर एथिकल डायलेमा यानी नैतिक दुविधा उत्पन्न हो सकती है। तो फिर नीति शास्त्र आखिर क्या है? नीति शास्त्र दो चीज़ है। पहला, नीति शास्त्र सुस्थापित सही या गलत मानक है जो यह बताता है कि सामान्यतः अधिकार, दायित्व, समाज को फायदा, निष्पक्षता, विशेष सदाचार के संदर्भ में मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसके दूसरे रूप में कभी अपने आप से पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न नीति शास्त्रीय निर्णय को सहमति किए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर नीति शास्त्र वे मानक हैं जो बलात्कार, चोरी, हत्या, प्रताड़ना, बदनामी या जालसाजी से बचने के लिए उचित दायित्व से बांधता है। नीति शास्त्रीय मानकों में ईमानदारी, दया एवं निष्ठा जैसे सदाचारों को भी शामिल किया जाता है। इनमें अधिकार जैसे जीवन जीने का अधिकार, जोखिम में स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार को भी शामिल किया जाता है। दूसरा, नीति शास्त्र से तात्पर्य किसी के नीति शास्त्रीय मानकों के अध्ययन या विकास से भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में नीति शास्त्र वे मानक या नियम हैं
जो आप अपने के लिए निर्धारित करते हैं, जो सही या गलत के निर्धारण के प्रयास में आपका मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक मित्र आपको अपने होमवर्क को नकल करने के लिए कहता है, तब आपको यह जरूर चुनना होगा कि आप यह बात अपने शिक्षक से बताएं या नहीं। जब भी आप निर्णय लेंगे, आपकी कार्यवाही किसी और पर प्रभाव डालेगी। यहाँ आप नीतिशास्त्री दुविधा अर्थात एथिकल डायलेमा का सामना करते हैं। निर्णय नीतिशास्त्री है क्योंकि आपको यह जरूर निर्धारित करना है कि आपका दायित्व क्या है, विशेषकर तब जब अन्य व्यक्ति इसमें शरीक हों। और यह दुविधा है क्योंकि आपको एक से अधिक विकल्पों में से एक चुनना है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय नीतिशास्त्रीय होगा यदि आप सही चीज को करने का विकल्प चुनते हैं, तो वह नीतिशास्त्र के अंतर्गत आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नीतिशास्त्र एक तर्कशील व्यक्तित्व को भी जन्म देता है। नीतिशास्त्री दुविधा के कुछ अन्य उदाहरण हो सकते हैं। एक सेल्समैन अपने उत्पाद की गुणवत्ता की सच्चाई बोलकर दुविधा का सामना कर सकता है और इस प्रकार बिक्री तथा बिक्री छूट गंवा सकता है। किसी दुविधा विशेष में सोचते समय निम्नलिखित सवाल नीतिशास्त्री संवेदनशीलता एवं नैतिक जागरूकता को व्याख्यात कर सकता है। जैसे, क्या यह निर्णय या कार्रवाई सर्वोच्च सामाजिक मानकों को पूरा करता है? दूसरा, क्या यह निर्णय या कार्यवाही मेरी धार्मिक शिक्षा या विश्वासों या मेरे व्यक्तिगत सिद्धांतों या उत्तरदायित्व की भावना में सहमत हैं? इसे करने के पश्चात मैं अपने बारे में कैसा महसूस करूंगा? क्या इस मामले में कोई कानून या संबंधित नीति है? क्या मैं चाहूँगा कि सभी लोग ठीक वैसे ही निर्णय लें या कार्यवाही करें यदि वे मेरी जैसी इस स्थिति का सामना करते हैं? इस कार्यवाही के पीछे हमारा सही उद्देश्य क्या रहा है? नीतिशास्त्रीय दुविधा विश्लेषण के क्रम में कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे, समस्या को परिभाषित कीजिए, मतलब यह कि नीतिशास्त्रीय दुविधा क्या है। दूसरा, अनिवार्य तथ्यों को जुटाना चाहिए। तीसरा, संभावित समाधान विकल्पों की सूची बनानी चाहिए। चौथा, प्रत्येक विकल्प के फलों की चर्चा करना चाहिए। और पांचवा, कार्यवाही योजना की सिफारिश करनी चाहिए। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि वह उचित व अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्यों की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य व दृढ़ता होती है। यह आत्मचेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं जिसके अनुसार वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं। नैतिकता का एक और अर्थ हो सकता है जिसका संबंध एक समूह विशिष्ट से होता है, जैसे डॉक्टरों की नैतिकता, प्राध्यापकों की नैतिकता, शिक्षकों की नैतिकता, एक नौकरशाह की नैतिकता आदि। नैतिक मूल्यों का प्रभाव कुछ वैसा ही होता है कि उसका हम स्वेच्छा से पालन करते हैं। नैतिक कार्य जितना अपने लिए लाभकारी होता है, उससे कहीं ज़्यादा समाज के लिए लाभकारी होता है। नैतिकता में जन कल्याण की भावना होती है। व्यक्तियों का व्यवहार जितना बाहरी परिस्थितियों के दबाव में नियंत्रित होता है, उससे कहीं ज़्यादा आंतरिक चेतना से नियंत्रित होता है और आंतरिक चेतना का नियंत्रण नैतिकता के प्रतिमान से ही हो सकता है। कुछ नैतिक मूल्य ऐसे होते हैं जो सभी समुदायों एवं धर्मों में पाए जाते हैं, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए इत्यादि। न्याय, ईमानदारी, सच्चाई, निष्पक्षता, कर्तव्यपरायणता, अधिकार, स्वतंत्रता, दया और पवित्रता आदि नैतिक धारणाएं ही हैं। दार्शनिक अनुशासन के दृष्टिकोण से नीतिशास्त्र उन मूल्यों एवं दिशा निर्देशों का अध्ययन है जिसके द्वारा हम जीते हैं। इसके मूल्यों एवं दिशा निर्देशों को औचित्यता के रूप में शामिल करते हैं। यह केवल परंपरा या रिवाज का अनुसरण नहीं है,
बल्कि सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रकाश में इन दिशा निर्देशों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन की जरूरत है। नीतिशास्त्र संहिताओं का समूह भी नहीं है, यह निश्चित तौर पर नैतिक संहिताओं से जुड़ा हुआ है, पर नीतिशास्त्र को नैतिकता से नहीं पहचाना जा सकता। नीतिशास्त्र मुख्य तौर पर किसी के व्यवहार को प्रतिबंधित नहीं करता, वरन यह अच्छा का पता लगने व किस तरह से उसे प्राप्त करने में मदद मिल सकती है इसका निर्णय लेता है। आपका निर्णय नीतिशास्त्री है अथवा नहीं, इसे जानने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें पहला है लोक औचित्य शर्त अर्थात पब्लिक जस्टिफिकेशन क्राइटेरिया। नीतिशास्त्री शर्तों के निर्धारण में कोई दुविधा कौन से व्यवहार से उचित है के संदर्भ में विभिन्न सुझावों पर विचार करता है। कई व्यावसायिक संस्कृतियों में अनुभव सिद्ध रीति या नियम वह है जब सारी सूचनाएं अगले दिन अखबारों में प्रकाशित होती है तो आप अपने व्यवहार के बारे में गर्व महसूस करते हैं या नहीं। लोक औचित्य की शर्त के रूप में कोई कार्यवाही करने के बारे में सोचते समय कुछ विशेष सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे यदि मेरी कोई कार्यवाही या कार्य सार्वजनिक होता है तब मैं कैसे महसूस करूँगा। दूसरा, जो कदम मैंने उठाया है क्या मैं दूसरों को उसके बारे में समझा सकता हूँ। तीसरा, क्या दूसरा यह महसूस करेगा कि मेरा कदम नीतिशास्त्री है अथवा नहीं। नैतिक निर्णय दुविधा के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कुछ बच्चे दो रेलवे ट्रैक पर खेल रहे थे। एक रेलवे ट्रैक अप्रयुक्त था, यानी अब वह प्रयोग में नहीं था और उस पर एक बच्चा खेल रहा था, जबकि दूसरा रेलवे ट्रैक संचालन में था, अर्थात ट्रेन उस पर आती जाती थी और 10 बच्चे उसी ट्रैक पर खेल रहे थे। संचालन वाले ट्रैक पर ट्रेन आ रही है और आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां वह स्विच लगी है, जिसके दबाने से ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली जाएगी, अर्थात जो ट्रैक बंद है उस ट्रैक पर चली जाएगी। अब आपको यहाँ निर्णय लेना है। नीतिशास्त्री सिद्धांत अधिकतम की भलाई का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के आधार पर आप स्विच दबाकर ट्रेन के ट्रैक को बदलकर अधिकांश बच्चों को बचा सकते हैं, पर आपकी कार्यवाही का एक पक्ष यह भी होगा कि अप्रयुक्त ट्रैक पर खेल रहा एकमात्र बच्चा आपकी कार्यवाही के कारण मारा जाएगा, या फिर आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो ट्रेन को अपने मार्ग पर जाने देंगे। अधिकांश लोग ट्रेन का ट्रैक परिवर्तन करना पसंद करेंगे, जिससे केवल एक की बलि चढ़ेगी और संभवतः आप भी ऐसा ही करेंगे। निश्चित रूप से अधिकांश के लिए एक के बदले 10 की जान बचाना विवेकी निर्णय होगा, नैतिक या भावनात्मक रूप से। वास्तव में यही नैतिक दुविधा है जिसे हम एथिकल डायलेमा कहते हैं। पर क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि अप्रयुक्त ट्रैक पर खेलने वाले एकमात्र बच्चे ने ही सुरक्षित रेलवे ट्रैक पर खेलने का सही निर्णय लिया था? इसके बावजूद उस निर्दोष बच्चे को उन अज्ञानी बच्चों के गलत निर्णय के कारण जान से हाथ धोना पड़ा जो असुरक्षित रेलवे ट्रैक पर खेलने का विकल्प चयन किए थे। इस तरह की दुविधा हमारे जीवन में भी जटिल होती है। कार्यालय, समुदाय, राजनीतिक प्रशासन और विशेषकर लोकतांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक अक्सर बहुसंख्यक के हित पर बलि पर चढ़ा दिए जाते हैं, भले ही बहुसंख्या कितनी ही अज्ञानी या बेवकूफ़ क्यों न हो। जिन बच्चों ने प्रयुक्त ट्रैक पर अपने शेष साथियों के साथ खेलने का निर्णय नहीं किया, जो कि बिल्कुल सही था, उसके हित की उपेक्षा कर दी गई है और इस प्रकार उसकी बलि चढ़ा दी गई और उसके लिए कोई आंसू नहीं बहाएगा। महान आलोचक लियो विल्स्की जुलियन, जिसने यह कहानी कही, उनके अनुसार वह ट्रेन के ट्रैक को बदलने का प्रयास नहीं करता क्योंकि उसका विश्वास था कि ऑपरेशनल ट्रैक पर खेलने वाले बच्चे इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि वह ट्रैक अभी भी प्रयोग में है
ट्रेन का सायरन यदि उन सब ने सुना तो उन्हें भाग भी जाना चाहिए था। यदि वही ट्रेन का ट्रैक बदला जाता है तो एकमात्र बच्चा निश्चित रूप से मारा जाएगा, क्योंकि वह कभी नहीं सोचेगा कि उस ट्रैक पर कोई ट्रेन भी आएगी। यही नहीं, अप्रयुक्त ट्रैक को इसलिए अप्रयुक्त छोड़ दिया गया है क्योंकि वह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में यदि ट्रेन को अप्रयुक्त ट्रैक की ओर मोड़ दिया जाता है तो उस ट्रेन पर सवार यात्री के जीवन को भी खतरा होगा। इस प्रकार आपकी कार्यवाही एक बच्चे के बजाय 10 बच्चों की जान बचाने से सैकड़ों लोगों के जान से हाथ धोना पड़ सकता है। जबकि हम सब इस तथ्य से अवगत हैं कि जीवन उन कठिन निर्णयों से भरा पड़ा है जिसे हमें लेना होता है। इस क्रम में हम यह नहीं स्वीकार करते कि जल्दबाजी से निर्णय लेना हमेशा सही होगा या गलत। याद रखें कि जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता और जो लोकप्रिय है वह भी हमेशा सही नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति भूल करता है, इसलिए वे पेंसिल के ऊपर रबड़ लगाकर रखते हैं।